नमस्कार, मैं रजत चौधरी DH TV यूट्यूब लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर से सशक्त भूमि कानून लागू करने की मांग उठ रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के वक्त से ही यह मुद्दा चर्चा में है। कई संशोधन भी किए गए, लेकिन आज भी प्रदेश के वासियों और खास करके किसान वर्ग के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के लोगों की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि औद्योगिकी के नाम पर उनकी जमीनें बड़े पूंजीवादियों को सौंपी जा रही है, जिसके कारण अब लोगों के मन में अपनी जमीनें खोने का डर एवं पलायन करने को मजबूर हैं। इसी खास एवं गंभीर विषय पर आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य के प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रेश मैखुरी जी, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बेबाक राय एवं प्रवक्ता के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे DH TV यूट्यूब लाइव में। धन्यवाद आपका भी, DH TV का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, पहला सवाल की शुरुआत जो ये हो रही है कि उत्तराखंड में फिर से भूमि कानून लागू करने की बात हो रही है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में जो भूमि कानून सरकार द्वारा संशोधित किया गया या लाया गया है, वो क्या कहता है? हाँ, देखिए, उत्तराखंड में जो कानून लागू था वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1960 था, जिसमें यह प्रोविजन था कि कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। उसमें राज्य बनने के बाद संशोधन हुआ। 2003 में एक संशोधन आया, फिर 2007 में एक संशोधन आया, जिसमें ये सीमा 500 वर्ग मीटर 2003 में की गई और 2007 में इसको 250 वर्ग मीटर कर दिया गया जी। हालांकि इसमें भी कई सारे लूप होल्स थे, जिसके चलते कि ये सीमा होने के बावजूद भी जमीनों की खरीद बिक्री निर्बाध रूप से जारी रही जी। लेकिन 2018 में जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे इसी सरकार में, तो वो एक इस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में संशोधन लेकर के आए और 2 संशोधन उसमें किए गए। वो पहले उसका अध्यादेश आया 6 सितंबर 2018 को, फिर 6 दिसंबर 2018 को उन्होंने इसको विधानसभा में पारित करवाया और विधानसभा में ये बिना किसी चर्चा के पारित हुआ। विपक्ष के केवल एक सदस्य जो केदारनाथ के विधायक हैं मनोज रावत, उन्होंने जरूर इस पर बात कही, विरोध जताया। उसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी इस पर प्रतिवाद प्रतिरोध नहीं हुआ और ये जो संशोधन इसमें लाया गया, तो इस संशोधन के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कितनी भी जमीनें कोई प्रदेश में खरीद सकता है, कितनी भी कृषि भूमि खरीद सकता है। और इसके लिए 2 बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं। 143 होता था, लैंड कन्वर्जन कराना पड़ता था, यानी भू उपयोग बदलवाना पड़ता था, कृषि भूमि को अकृषि कराने की एक प्रक्रिया थी। तो उसमें 143 का जोड़ करके वो लैंड कन्वर्जन की, यानी कि जमीन के भूमि उपयोग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। ये कहा गया कि यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी या बेची जाएगी तो उसका भू उपयोग स्वतः ही बदल जाएगा। और दूसरा जो है वो सीमा खत्म कर दी गई, औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, ये प्रावधान, ये व्यवस्था कर दी गई। तो इस तरह से ऐसा कानून देश में कहीं नहीं है कि जमीन की खुली बिक्री की छूट हो, तो ये 2018 में किया गया जी। सर, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जो इस विषय को लेकर, भूमि कानून को लेकर कई विरोध भी हो रहे हैं, जो आप भूमि स्थल पर देख सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कुछ धाराएं, जो 2 धाराएं इसमें संशोधित की गई हैं, जिसको हटाने की मांग की जा रही है। सर, वो कौन सी 2 धाराएं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, नहीं, वो वही मैंने कहा कि जो 143 में 143 का जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कृषि भूमि को अकृषि कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे ही उसको खरीदेंगे औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर, इंडस्ट्रियल पर्पस के नाम पे जैसे ही वो जमीन खरीदी जाएगी, वैसे ही स्वतः उसका लैंड कन्वर्जन हो जाएगा, उसका भू उपयोग बदल जाएगा। और दूसरा जो 153 सेक्शन उसमें जोड़ा गया, तो उसमें जो प्रावधान किया गया कि जमीन को औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर जमीन को खरीदने की कोई सीमा नहीं है, बल्कि कितनी भी मर्जी जमीन खरीदी जा सकती है, कितनी भी कृषि भूमि
औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर खरीदी जा सकती है। दरअसल ये विरोध का बिंदु है। जी, यानी कि उस धारा में औद्योगिक के नाम पर कितनी भी जमीनें बाहरी राज्य के व्यक्ति खरीद सकता है, ये इसकी वजह से विरोध प्रकट हो रहा है। हाँ जी, 154(2), 153 मैंने, हाँ 154(2) इसमें जोड़ा गया, जिसमें ये कर दिया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई भी कितनी भी कृषि भूमि खरीद सकता है। और पहला तो मैंने कहा है कि भाई 143 में 143 का जोड़ करके 143A उसमें जोड़ करके उसमें कहा कि भाई लैंड कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है, कृषि भूमि स्वतः ही अकृषि हो जाएगी। तो ये दरअसल इस पर जो विरोध है। जी सर, जैसा कि मेरा अगला सवाल जो है, जैसे कि आपने वो धारा बताई, तो मैंने भी कुछ लिखा है कि कानून की धारा 143 में यह प्रावधान है कि पहाड़ में उद्योग लगाने के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या उससे कोई भूमि खरीदे तो भूमि को आकर्षित कराने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। औद्योगिक प्रयोजन से भूमि खरीदने पर भूमि का स्वतः रूप भू उपयोग बदला जाएगा। सर क्या लगता है, क्या वाकई औद्योगिकी का प्रयोजन जो किया गया है उसके नाम पर भारी पूंजीवादियों को जमीन बेची जा रही है अनगिनत? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि चर्चा के दूसरे हिस्से में हम ये मांग कहाँ से आई, क्यों आई, इस पर भी थोड़ा बात करें। लेकिन ये निश्चित रूप में ये जो 143 में संशोधन किया गया और जिसको अभी जो जिन मुख्यमंत्री जी के राज में ये हुआ वो जगह जगह बयान दे रहे हैं कि भाई भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया, तो निश्चित ही हम तो ये स्पष्ट तौर पर ये मांग करना चाहते हैं कि 2018 के बाद प्रदेश के भीतर कितनी जमीनें बाहरी पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को दी गई, इस पर सरकार को व्हाइट पेपर लेकर के आना चाहिए। उसको बताना चाहिए राज्य के भीतर कि कितने लोगों को उसने ऐसे इस औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर जमीनें दी और वो उद्योग कहाँ है। तो एक्चुअली औद्योगिक प्रयोजन की जो परिभाषा है उसमें बड़ी व्यापक है। उसमें स्कूल से लेकर के, रिजॉर्ट से लेकर के और सब कुछ उद्योग है। तो कृषि के अतिरिक्त या कृषि भी मान लीजिए एक लेवल पर, तो सब कुछ उद्योग है। तो औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कुछ भी हो सकता है और कितनी भी जमीनें खरीदी जा सकती है जी। और इसका रास्ता देखिए कहां से शुरू हुआ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब ये कानून आया ठीक लगभग उसी समय औली में एक बड़ी बहुचर्चित शादी हुई, उसी 2018 में जी। वो दक्षिण अफ्रीका के, मतलब सहारनपुर के रहने वाले और दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं की शादी हुई। बिल्कुल। और उस समय भी हाँ, तो ये सारे कानून को उस शादी के आलोक में समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र रावत जी ने अनुमति दी और उन्होंने ये कानून बनाया। तो जिस समय वो शादी होने लगी और जब उसको लेकर के पर्यावरणीय चिंताएं, स्थानीय लोगों ने चिंताएं जताना शुरू किया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा कि ये तो इस इलाके को, वो औली को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना चाहते हैं, इसलिए ये शादी कराई जा रही है। और हाईकोर्ट में, बाकायदा हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि नहीं, ये जगह बुग्याल नहीं है, क्योंकि उससे पहले हाईकोर्ट ये फैसला कर चुका था कि बुग्यालों में मानवीय गतिविधि और कम से कम रात्रि निवास नहीं होगा। तो हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ये जगह बुग्याल नहीं, इस एक्सट्रीम तक जाकर के। और किसको जमीन, कौन है वो गुप्ता बंधु? तो 2018 उसका टाइमलाइन थोड़ा समझिए। 2018 में उनकी यहाँ शादी कराई गई जी, उनके 2 बेटों की। और उससे पहले 2016 में दक्षिण अफ्रीका में उनके सारे काले धंधों का खुलासा हो चुका था। इस बात का वो जैकब जुमा जेल चले गए। आज के दिन पर दक्षिण अफ्रीका में उन गुप्ता बंधुओं की वजह से भारतीय मूल के लोगों पर हमला चल रहा है बीते कुछ दिनों से, क्योंकि जैकब जुमा जो उस समय राष्ट्रपति थे, जैकब जुमा को शीशे में उतार करके उनके साथ साठगांठ करके गुप्ता बंधुओं ने दक्षिण अफ्रीका में जो किया, एक तरह से पूरे दक्षिण अफ्रीका के संसाधनों पर कब्जा किया, तो उसको वहां दक्षिण अफ्रीका में कहा गया स्टेट कैप्चर। और जब 2016 में इसका खुलासा हुआ तो गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका से भाग करके दुबई चले गए। यानी कि जिस समय उनकी 2018 में शादी यहां करवाई गई औली में, उस समय वो दक्षिण अफ्रीका के कानून के भगोड़े थे। अब आप सोचिए कि हमारे यहां से भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी को किसी देश की सरकार इस तरह का आयोजन करने की छूट दे तो हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एक देश पर कब्जा करके वहां के भगोड़ों को यहाँ शादी करवाई गई और उसके बाद ये चर्चा थी, ये स्पष्ट होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। ये चर्चा थी
कि इन गुप्ता बंधुओं को त्रिजुगी नारायण के आसपास कहीं होटल रिजॉर्ट बनाने के लिए जमीनें दी गई। तो आप सोचिए कि ऐसे जो एक देश के आर्थिक अपराधी थे, आर्थिक भगोड़े थे, आर्थिक अपराध के भगोड़े थे, ऐसे लोगों के दम पर सरकार जो है ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी जमीनें लुटाने को तैयार थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि सीरियसनेस कितनी है। बिल्कुल सर, और आपने ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो साझा करी है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे ख्याल से इससे पहले ये जानकारी किसी भी टीवी न्यूज चैनल, राज्य के किसी भी टीवी न्यूज चैनल या अखबार में नहीं दी गई है। सिर्फ शादी का चर्चा हुआ है, इस बात की पूरी कोई खबर नहीं थी। हाँ, इस एंगल से, दरअसल इस एंगल से उस शादी को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, इस एंगल से किसी ने कहा नहीं। और अभी पिछले दिनों क्या हुआ दरअसल कि यूएई के साथ दक्षिण अफ्रीका का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो गया, प्रत्यर्पण संधि हो गई। वो प्रत्यर्पण संधि वो केवल गुप्ता बंधुओं के लिए 2016 से करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अभी जाकर के पूरी हुई है उसकी प्रक्रिया। तो ये जब ये वाली जानकारी सामने आई तो मैं एक ब्लॉग भी चलाता हूँ, नुक्ता नजर उसका नाम है। अपने ब्लॉग पर मैंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए कैसे लोगों को इनके दम पर यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने चली थी ये जो आर्थिक अपराधी, आर्थिक भगोड़े। ये सर अगला सवाल, जैसे कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में बात करी, उन्होंने एक किसान वर्ग का जो एक औद्योगिक तो था ही, लेकिन किसान वर्ग की जो अनिवार्य थी वो भी खत्म कर दी। तो इसमें है अधिनियम की धारा 154 के अनुसार कोई भी किसान 12.5 एकड़ यानी कि 260 नाली जमीन का मालिक ही हो सकता है, इससे ज्यादा जमीन पर सीलिंग थी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिनियम की धारा 154 में कई संशोधन भी किए, तो क्या जिसमें उन्होंने किसान होने की अनिवार्यता को हटा दिया गया, तो क्या इसे भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि आज किसानों को डर है अपनी जमीनें खोने का और लोग जो पलायन कर रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो कारण है? देखिए पहाड़ में खास तौर पर, और क्योंकि पहले शुरुआत में ये सब पहाड़ के लिए ही किया गया, और तो अब इंदिरा हृदय जी इस दुनिया में नहीं है। और आश्चर्यजनक है कि जिस दिन ये विधानसभा में आया चर्चा के लिए, तो मैंने आपको बताया कि उनकी पार्टी के विधायक, केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी ने विरोध किया इसका। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नेता प्रतिपक्ष ने वहां सवाल किया कि मैदानी इलाकों के लिए क्यों नहीं लागू किया जा रहा, सिर्फ पहाड़ के लिए क्यों लागू किया जा रहा है? मतलब जमीनें खरीदने की जो खुली छूट है वो सिर्फ पहाड़ों में के लिए क्यों है, मैदान में क्यों नहीं है? तो एक साल बाद सितंबर 2019 में सरकार ने इंदिरा जी की बात सुनी और मैदानी इलाकों के लिए भी कैबिनेट ने फैसला किया कि इसी तरह का प्रोविजन होगा। और ये निश्चित रूप से इस प्रदेश के भीतर जो खेती किसानी की जमीन है उसको निर्बाध रूप से उसकी बिक्री में कोई कानूनी बाधा भी न रही। वो सिर्फ कानूनी बाधा ही थी, अन्यथा जमीनें तो बिकी रही थी उसके बावजूद। वो 250-500 वर्ग मीटर की जो लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन में इतने लूप होल्स थे दोनों बार, 2007 में भी 2003 में भी, कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकार के समय, कि जमीनें बिक रही थी। लेकिन एक कानूनी कम से कम मुखौटा था, जिस मुखौटे को त्रिवेंद्र रावत जी ने पूरी तरह से उतार दिया और जमीनें बेचने का खुला खेल शुरू किया। बल्कि कृषि भूमि का अकृषि उपयोग तो कहिए तो एक सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ जो सिडकुल बने, और खासतौर पर पंतनगर में जो सिडकुल बना, वो तो पंतनगर यूनिवर्सिटी की हजारों एकड़ बेशकीमती जो जमीन है जिस पर पंतनगर यूनिवर्सिटी प्रयोग करती थी, वो जबरन उनसे ले लिया गया, बिना उनकी सहमति के, पंतनगर यूनिवर्सिटी की सहमति के वो जमीनें ले ली गई। और उसका फिर उसको जिनको दिया गया उससे राज्य को क्या हासिल हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रोजगार की लड़ाई वहां चलती रहती है। 4,000-5,000 रुपए में 12-18 घंटे स्थानीय नौजवान काम करते हैं, खट्टे पिसते रहते हैं, श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन वहां होता है। तो राज्य को तो कुछ नहीं हासिल हुआ, लेकिन जिनको जमीनें मिली, तो आप सोचिए 2 रुपया वर्ग मीटर, 5 रुपया वर्ग मीटर, 12 रुपया स्क्वायर मीटर ये पट्टे का किराया था पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीनों का। उसमें टाटा से लेकर के तमाम लोगों को मिली है जमीन। तो वो 2002 से कम ये कार्यक्रम इस राज्य में शुरू हो गया कि जमीनों की खुली बिक्री, खुली लूट कर देंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि जो भूमि कानून है उत्तराखंड राज्य गठन के वक्त से ही चर्चा में है, तो सरकार जब ये संशोधन करती है तो कहाँ उनसे चूक हो जाती है कि मतलब हर चुनाव से पहले या हर ऐसे वक्त पे भूमि कानून फिर से सामने आ जाता है, फिर इसकी मांग करी जाती है सशक्त कानून बनाने की, तो ये कहाँ उनसे ये भूल हो जाती है? इसका आपके विचार से क्या है सर ये? नहीं, इसको 2 हिस्सों में देखना चाहिए अलग अलग।
तो एक तो सरकार से कोई चूक नहीं हो रही, दरअसल सरकार का एजेंडा क्लियर है। वो जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को, जो लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं सत्ता में पहुंचने के लिए, आप देखिए चुनाव में इतना कई 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, हेलीकॉप्टर इतने उड़ते हैं, ये सब होता है। तो ये कोई मुख्यमंत्री अपने घर से तो नहीं लाता ये पैसा ना जी। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? तो वो पैसा जो लोग दे रहे हैं उनके लिए कानून रास्ता आसान कर रहा है, आसान बना रहा है। उनको 5 रुपया वर्ग मीटर जमीन, 10 रुपया 12 रुपया वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध करा रहा है ना। तो उनके लिए ये रास्ता आसान किया जा रहा है। तो कोई चूक नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल इंटेंडेड है, एकदम सही, उसके प्रति कोई गलती से नहीं हो रहा है, बल्कि वो साफ है कि वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो इस समय चल रहा है, इस समय जो ये भू कानून का सवाल आया है, तो इसके पीछे जिस तरह के, मतलब मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि नौजवानों का एक हिस्सा वो इस सवाल को लेकर के मुखर है, ये सही बात। लेकिन इसके अलावा इसको लेकर के जिस तरह के लोग सक्रिय हैं वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो जैसे मैंने पहली दिन, मैं तो गांव में था, वहां नेटवर्क का बड़ा संकट था, तो बहुत समझ में भी नहीं आया। तो मैंने जब ये हैशटैग देखा कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इसको देख करके, अजीब भी लगा कि भाई हम 2018 में जब ये सवाल उठा रहे थे, हमने तो तब भी उठाया। हम लोग जिस पार्टी में हैं वो पार्टी तो यहाँ सिर्फ जमीन का सवाल ही थोड़ा है, जल का सवाल भी है, पानी पर अधिकार का सवाल, पानी पर आपका अधिकार खत्म हो चुका है एक तरह से। सारी नदियां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वालों को बेची जा चुकी हैं, जंगलों पर लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है। उत्तराखंड आंदोलन के जमाने से हम लोग जल जंगल जमीन पर जनता का अधिकार हो, इस बात को कहते थे, इस बात को उठाते थे जी। तो एक तो ये इतना पुराना। दूसरी बात ये है कि 2018 में जब हमने ये सवाल उठाया और बहुत जोर शोर से, जितने प्लेटफॉर्म्स पे जितना हमारे बस का था उतना हमने उठाया, तो उसमें तो लोगों ने बहुत दूसरे तरह से रिसीव किया। कई लोगों ने तो बहुत प्रफुल्लित होकर के मुझको मैसेज किया कि अच्छा 143 नहीं कराना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, इस तरह का भी। तो अब अचानक से 2021 में, यानी 3 साल के बाद, तो मैंने बहुत सारे लोगों ने अचानक से बड़ा तीखे तरीके से पूछना शुरू किया कि आप भू कानून पर क्यों नहीं बोलते। तो मैंने उनसे कहा कि आप लेट चल रहे हैं, 3 साल कम से कम पीछे चल रहे हैं, 3 साल पहले से ये सब कहते रहे। तो ये इस समय जो लोग इसके पीछे, एक हिस्सा जो आश्चर्यजनक रूप से भाजपा के भीतर से भी लोग इसके पीछे जी। और उनका मंतव्य, जो आप जिस प्लैंक पर खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं, या मैं जिस प्लैंक पर खड़े होकर के जवाब दे रहा हूं, उनका मंतव्य वो नहीं, बल्कि वो इसको भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको बड़ी जमीनें बिकती हुई नहीं दिखाई देगी, उनको ये सब नहीं दिखाई देगा। उनको कुछ छोटा छोटा धर्म के आधार पर, दूसरे आधारों पर लोगों के भीतर घृणा, नफरत फैलाने का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि भूमि का सवाल असल में उसको जिस प्लान पर हम चर्चा कर रहे हैं वहीं से देखने की बात है। यह आश्चर्यजनक बात है कि इसमें बस एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट इस बात को कह दिया कि जो लोग ये कर रहे हैं उसमें नौजवानों का एक हिस्सा है जो बिल्कुल साफ है, उसको लगता है वो अपनी जमीन के प्रति कुछ इमोशनल उसकी भावना है, उस भावना के साथ कर रहा है। लेकिन एक हिस्सा बहुत ही इंटेंशनल, कि जैसे मैं आपको कहूं, मैंने जिस दिन यहाँ नई सरकार ने शपथ लिया तो मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पर भी 2 लाइन लिखी कि मुख्यमंत्री लेते रहे शपथ और राज्य को लगती रही चपत। तो एक सज्जन ने वहां आकर के कहा कि ये सब मत बोलो भू कानून के बारे में, है ना। तो मैंने वहां नीचे लिंक लगाया कि भाई हम तो लिखते बोलते रहे। तो बोले कि आपको क्या लगता है, ये सब हम आपका लिखा पढ़ चुके हैं, ये सब में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। तो इस तरह के लोग जिनका, और आप उन सबके ट्विटर पे ही मैंने फिर जाकर देखा ये कौन लोग, तो मालूम पड़ा कि साहब वो एक तरफ भू कानून चाहिए और दूसरी तरफ ये कि भाजपा को दोबारा से जिताना है, जिता करके लाए, इस तरह का भी। या सबसे ठोस एग्जांपल इसमें जो त्रिवेंद्र रावत जी के मीडिया सलाहकार थे रमेश भट्ट जी, तो रमेश भट्ट जी आजकल इसके अगवा बने हुए हैं। वो अपने जो चलाते हैं देवभूमि डायलॉग या देवभूमि संवाद, सोशल मीडिया में वो भी काफी सक्रिय है इस विषय को लेकर। हाँ, तो अब सवाल यह है कि 2018 में जिस दिन त्रिवेंद्र रावत जी ने ये कानून विधानसभा में पास कराया, उस दिन वो मीडिया सलाहकार थे उनके, उन्होंने प्रेस को बताया होगा कि भाई बहुत बढ़िया हुआ। और मैं आपको बताऊं, उस दिन 2018 के अखबार मुझको अच्छी तरह से याद है, इस कानून के पास होने पर कोई समीक्षा कहीं नहीं छपी, सदन के भीतर क्या हुआ ये भी नहीं छपा।
केवल एक लाइन छपी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में संशोधन विधेयक पारित हुआ, एक लाइन। तो जिन उन लोगों का एजेंडा तो आपको समझना पड़ेगा जो उस समय इस भूमि कानून में खुली लूट करवाने का समर्थन कर रहे थे और आजकल उसके चैंपियन बने हुए हैं कि सशक्त भूमि कानून होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये अगला सवाल जो मेरा आखिरी सवाल भी कह सकते हैं कि अब प्रदेश की जनता और खास करके जो किसान वर्ग है वो किस तरह के कानून, भूमि कानून की मांग कर रहा है? क्या संशोधन उसमें होने चाहिए? क्या औद्योगिक में भी कुछ अनिवार्यता होनी चाहिए या उससे भी कोई तय सीमा होनी चाहिए? क्योंकि जब तक सीमा तय नहीं होगी तब तक शायद ये भूमि कानून और आगे ऐसे चलता जाएगा। हाँ, नहीं वो तो देखिए देश भर में ही मैंने तो तकरीबन हिमालयी राज्यों के, खास तौर पर उस समय के बाद मेरी रुचि इस बात में जागी और मैंने हिमालयी राज्यों के सारे कानून देखे और उसमें क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कोट हो रहा है, आज के दिन पर भी सबसे ज्यादा लोग कोट कर रहे हैं कि हिमाचल जैसा कानून होना चाहिए। तो हिमाचल का कानून क्या है? तो हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, यानी कि 1972। तो उस हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में धारा 118 उस धारा में, इसको हिंदी में हिमाचल प्रदेश भूमिधरी और भूमि सुधार अधिनियम कहते हैं, तो उसमें 1972, तो उसकी धारा 118 है और धारा 118 में ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि कृषि भूमि किसी गैर कृषि कार्य के लिए नहीं बेची जा सकती। मतलब कानून में साफ भाषा में एक लाइन में लिखा है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। द टर्म विच हैज बीन यूज्ड इज नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। वो हिमाचली है नहीं है, कौन है, ये नहीं बात। वो बात है कि कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए नहीं बेची जाएगी। ये धारा 118 में प्रोविजन है। और मान लीजिए कि अगर धोखे से कोई बेच दे, धोखाधड़ी करके, तो क्या होगा? तो जांच होगी और जांच होने के बाद वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। यानी कि अगर आपने कृषि यानी कि जमीन वापस सरकार के पास चली जाएगी। हाँ, वो उस आदमी को नहीं मिलेगी जिसने बेची है ना। तो एक तो ये उसमें प्रोविजन है। दूसरा, आपको मकान बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, दुकान बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, दूसरी चीजों के लिए कितनी जमीन चाहिए, ये भी स्पेसिफाइड, ये भी साफ साफ लिखा गया है कि कितना हो सकता है। और उसके साथ एक शर्त और है जिसमें कहा गया कि भाई कोई आदमी जमीन बेचने के बाद वो लैंडलेस या होमलेस नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि वो भूमिहीन या आवासहीन नहीं हो जाना चाहिए। अगर उसने जमीन बेच दी है तो वो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाए कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये इस तरह के कानून की जरूरत है, इस मॉडल पर कानून की जरूरत है। एक तो दूसरी बात, इसमें एक और बात समझने की है कि दरअसल कृषि भूमि हमारे यहाँ बहुत कम बची हुई है, 9% के आसपास ही कृषि भूमि बची हुई है जी। और जो यहाँ आखिरी बार भूमि बंदोबस्त हुआ, तो वो भूमि बंदोबस्त जो है 1958 से 1960 के बीच हुआ। यानी आपके पास जो लैंड रिकॉर्ड है वो उस जमाने का, और वो 40 साल भूमि बंदोबस्त था जो 2004 में खत्म हो गया। तो वो चूंकि भूमि बंदोबस्त का मतलब होता है कि भूमि की नए सिरे से पैमाइश कि कहाँ क्या भूमि है। अभी आप जो भी भूमि बता रहे हैं वो 1960 के आंकड़े के हिसाब से बता रहे। तो 2004 के बाद कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, कोई सरकार उस दिशा में काम करने को तैयार नहीं है। अंग्रेजी राज में जब भी कोई नया कमिश्नर आता था तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक जमीनें नाप देता था, इतने सारे भूमि बंदोबस्त हुए। और यहाँ 2004 में वो एक्सपायर हो गया, तब भी उसकी कोई चर्चा नहीं। एक तो ये इसकी जरूरत है, दूसरा भूमि सुधार की भी बड़े पैमाने पर जरूरत है। तीसरा, जो लोग जो लोग भूमिहीन, खासतौर पर पहाड़ में भी जो दलित लोग हैं, वो सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग दलित लोग हैं। तो उनके लिए, उनको भी जो लैंड रिफॉर्म की बात है, भूमि सुधार की बात है, उसमें यही तो सीलिंग का कानून तो यही तो कहता था कि भाई जिसके पास अतिरिक्त भूमि होगी उससे लेकर के जिसके पास भूमि नहीं होगी उसको भूमि दी जाएगी। तो ये भी प्रोविजन, ये प्रावधान किए जाने की जरूरत है। ये प्रावधानों की आवश्यकता है कि भूमिहीन लोगों को
भूमि मिले और भूमि के लिमिट सीलिंग बिल्कुल कायम होगी, एक लिमिट से ज्यादा किसी को यह अधिकार ना हो कि वो भूमि खरीद सके। तो इन सारे पहलुओं पर दरअसल गौर करने की, विचार करने की जरूरत है। जी, यानी कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके ने जो उन्होंने जो संशोधन किया उसके बाद से ही भूमि कानून और बढ़ में जो जमीनें बेचने का जो कारोबार था वो बहुत बढ़ गया। अगर हम उसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी जी से करें, उन्होंने भी एक अन्य सीमित तय सीमा करी थी। स्वर्गीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी जी ने भी जो सीमा तय करी थी वो वापस लाने की जरूरत है। आपके विचार से भी शायद यही होगा सर। मैंने उसमें भी जो छूट, जो लूप होल्स थे दरअसल, जी, उसमें भी जो था कि भाई शहर के भीतर तो आप कितना भी खरीद सकते हैं, नगर निकायों के दायरे के बाहर ही वो 250 मीटर 500 मीटर था। तो उसको दरअसल यूनिफॉर्मली सब जगह ठीक तरीके से लागू करने की जरूरत है, जिसमें भूमिहीनों को भूमि मिले और किसी को भी असीमित भूमि खरीदने का अधिकार न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी, लेकिन सर उसमें कृषि होना जरूरी है, उसकी अनिवार्यता खत्म नहीं करी गई थी जो मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करी थी। वो एक मेन शायद बिंदु है इसका कारण, मुख्य कारण। हाँ, वो तो उस रूप में किया गया, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यही बात जो हम कह रहे हैं कि इसमें कृषि योग्य भूमि का और कृषि को आपको नए सिरे से, दरअसल ये एक सिर्फ भूमि कानून का मसला नहीं, जी जी इसमें पर्वतीय कृषि का भी सवाल है। पहाड़ की खेती जिस तरह से उपेक्षित है, उस पर भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है कि उसको उत्पादक, उसको उपजाऊ, उसको लाभकारी, उसको रोजगार परक बनाने की दिशा में ठोस नीतिगत प्रयास हों। तो जी अभी वो नहीं है, तो लोगों को वो जमीन बोझ हो गई, सुअर बंदर बाघ भालू से बचाना ये एकमात्र काम लोगों का हो गया है उस जमीन। तो ये भी इसका एक पहलू है जिस पर विचार करने की जरूरत है, जिस पर सोचे जाने की जरूरत जी। सर अंत में तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुमूल्य समय दिया और इस एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे साथ आके इस पर चर्चा करी और भूमि कानून को पारदर्शित करवा के लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज हमारे डीएच टीवी यूट्यूब लाइव में हमारे साथ मौजूद थे राज्य के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रेश मैखुरी जी, जिनके साथ हमने बात करी हाल ही में चल रहे बहुचर्चित भूमि कानून के ऊपर। आज की इस लाइव सीरीज में सिर्फ इतना ही। आगे की अन्य लाइव सीरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।